नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में टारगेट प्रीलिम्स 2022 करंट अफेयर पर हम डिस्कशन करेंगे, जिसके माध्यम से हम 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2022 तक के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। देखिए, संस्कृति आईएएस की तरफ से एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप ऑफलाइन कक्षाओं के द्वारा अपने पाठ्यक्रम को पूरा पढ़ सकते हैं। इस बैच की जो आरंभ तिथि है वो है 28 फरवरी 2022। अगर किसी कारणवश आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने में असमर्थ हैं तो आप इसके लाइव कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कक्षाओं का लाइव प्रसारण जो है आपके लिए किया जाएगा। इस फाउंडेशन बैच में प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम अपडेटेड नोट्स के जरिए आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप लाइव कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो ये सारा का सारा जो नोट्स मटेरियल होगा आपके एड्रेस पर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर आप इस बैच के बारे में कुछ फर्दर जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क आप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। देखिए, इस बैच में ना सिर्फ आपको लेक्चर के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी, बल्कि समय समय पर सरप्राइजेस टेस्ट के माध्यम से आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा की एक जो कैपेबिलिटी होती है वो भी डेवलप करने की कोशिश की जाती है। समानांतर रूप से ही जो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन अभ्यास होता है वो भी कक्षाओं के माध्यम से आपको कराया जाता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनका एक विश्लेषणात्मक आपका अध्ययन कराकर इस परीक्षा को क्रैक करने की एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की जाती है, और नोट्स को परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से अद्यतन किया जाता है। तो अगर आपको इस कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर बात कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वन ओशन समिट। ये फ्रांस में हुआ था 9 से 11 फरवरी के बीच में। ये जो समिट है ये संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। इस समिट का उद्देश्य क्या है? भाई, कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से सम्मेलन किया गया। तो जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बचाव करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए इस जो है बेसिकली जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसको एकजुट करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा जो समुद्र को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं उन कानूनों का क्रियान्वयन बहुत बेटर तरीके से हो, इस चीज़ को भी जो है इसके मोटिव में शामिल किया गया है। देखिए, इस समिट के अंदर जो प्लास्टिक प्रदूषण है, ठीक है, और जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव हैं वो कम हो, इस बारे में बातचीत की गई है। साथ में समुद्री परितंत्र का जो है संरक्षण किया जाए, मत्स्य पालन को टिकाऊ बनाया जाए, इस बारे में भी बातचीत की गई थी। ठीक है, भारत ने भी इस समिट में भाग लिया था। इसके अलावा कुछ अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी इस समिट में भाग लिया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक पिक्चर इस समिट की दिखाई गई है। ये 2022 में फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। साइंस एंड टेक का ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता क्या है। देखिए, ये एक विशिष्ट प्रकार की रेडियो तकनीक है। रेडियो तकनीक का मतलब क्या? जो रेडियो तरंगे होती हैं जो वेव की तरह चलती है, ये उन पे आधारित एक टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे क्या होता है, किसी वस्तु में टैग लगा दिया जाता है और फिर उस वस्तु की पहचान करने के लिए उस टैग को आइडेंटिफाई करने का काम जो है वो रेडियो वेव करती हैं। समझते हैं, मान लीजिए ये आपके पास 4 तरह की वस्तुएं रखी हैं। इन वस्तुओं को आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें क्या है, एक टैग लगा दिया जाता है। ओके, और इस टैग के अंदर भी क्या होता है, एक चिप लगी होती है, और ये जो चिप होती है ये ट्रांस रिसीवर का काम करती है। ट्रांस रिसीवर का मतलब क्या हुआ, यानी कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट भी करती है और रिसीव भी करती है। अब देखिए, एक RFID ये जो है ऐसा एक रीडर होगा, यानी कि जो सिग्नल्स को रीड कर सके ऐसी एक डिवाइस होगी। मान लीजिए ये वो डिवाइस है। जब ये डिवाइस इन वस्तुओं के पास आती है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजती है। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के संपर्क में आने की वजह से ये जो चिप है ये ट्रिगर हो जाती है,
और ये रेडियो तरंगों को भेजने लगती है। इन वेव्स के जरिए इस टैग की जो पहचान संख्या होती है उसको इस रीडर के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ की पहचान करने के लिए आप उसमें एक टैग लगा सकते हैं और फिर आपके पास एक रीडर होना चाहिए। वो रीडर इस वस्तु के संपर्क में आएगा, रेडियो वेव्स का आदान प्रदान होगा और फिर वो इस वस्तु के टैग की एक संख्या होगी उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर की वस्तु है। ठीक है, ये बेसिकली रेडियो जो आपकी फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन थी ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए इसका बेसिक जो प्रयोग किया जाता है उसकी एप्लीकेशंस तो बहुत है, लेकिन अभी ये न्यूज़ में क्यों है? तो जो सेना है उसने अपने एम्यूनिशन जो इन्वेंट्री थी यानी कि आयुध का जो भंडार है जहाँ पे वो हथियार वगैरह रखते हैं, ऐसा एक भंडार होता है ना, वहाँ पर इस तकनीक का प्रयोग करना शुरू करने की बात की है। दरअसल क्या होता है, जब एक गोडाउन में बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं तो उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कितनी चीज़ें बाहर गई हैं, कितनी इन्वेंट्री में बच रही है, किसके अंदर क्या है। तो ये सब मैन्युअली अगर आप करेंगे तो ज़्यादा समय भी लगता है और गलती होने की संभावना भी रहती है। लेकिन अगर इस सब को आप टैग लगा दें और फिर रीडर के माध्यम से आप आइडेंटिफाई करने लगे तो ट्रैक करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। इसीलिए जो है ये शुरू किया गया है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये तकनीक एकदम नई है और अभी आजकल में इसकी इन्वेंशन हुई है। 1970 के दशक में पहली बार इसका उपयोग किया गया था, लेकिन हाल के दिनों में इसमें जो है एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए वही दिखाया गया है कि ये एक RFID टैग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो डेटाबेस सर्वर है, यहाँ पे एक रीडर है, इस रीडर के द्वारा रिक्वेस्ट भेजी गई, इसके द्वारा इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके यहाँ पर रिस्पॉन्स किया गया, इसने इसको आइडेंटिफाई कर लिया और सर्वर में जो है इसकी पहचान पहुँच गई। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे काम करती है। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा वही बताया गया है कि ये जो RFID टैग है, इसकी चिप जो बारकोड होते हैं जो आप स्कैन करके काम करते हैं ना, या मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती हैं जो ATM वगैरह पे पहले लगी रहती थी, उन्हीं की तरह ही ये काम करता है। ठीक है, हालांकि इसमें क्या है, इनके लिए अगर आप बारकोड या ऑप्टिकल स्ट्रिप्स वाली तकनीक है, इसके लिए ऑप्टिकल स्कैनर की आवश्यकता होती है, जबकि RFID टैग में डाटा पढ़ने के लिए रेडियो तकनीक यानी कि लाइन ऑफ साइट का प्रयोग किया जाता है। समझते हैं, एक QR कोड को स्कैन करने के लिए आपका मोबाइल चाहिए, उस मोबाइल में एक ऑप्टिकल स्कैनर लगा होता है। ठीक है, काम करता है। लेकिन अगर आप RFID यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक टैग रीडर चाहिए होता है जो लाइन ऑफ साइट यानी कि रेडियो तकनीक पे काम करता है। इतना डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए पैसिफिक आइलैंड्स फोरम, इसके बारे में बताया गया है। ये क्या है? देखिए ये एक अंतर सरकारी संगठन है यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे देशों की सरकारों ने मिलकर इसको बनाया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इसका नाम ही है क्या, पैसिफिक आइलैंड्स फोरम, यानी कि जो प्रशांत क्षेत्र है उसके अंदर शांति, सद्भाव, सुरक्षा, इन सबको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसकी जो बैठक होती है वो हर साल होती है और इसके जो सदस्य देश हैं वो है टोटल 18, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक मैप दिया गया है। एक मैं आपको बताती हूँ, ये जो जैसे मार्शल आइलैंड है, ठीक है, नाउरू है, पलाऊ है, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इतने हिस्से को बल्कि माइक्रोनेशिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो ये पापुआ न्यू गिनिया है, ठीक है, सोलोमन आइलैंड है, इतने वाले हिस्से को देखिए मलेशिया के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो हिस्सा है इसको पोलिनेशिया के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए ये तो ऑस्ट्रेलिया है ही। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए एक तो पहली बात ये माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ये वर्ड आपके लिए नए हैं, इनको आप समझ लीजिए कि पैसिफिक ओशन में कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, उन ग्रुप्स को ये नाम दिए गए हैं। दूसरा रीज़न ये है कि माइक्रोनेशिया में अभी राजनीतिक दखलंदाजी चल रही है। साथ में एक आइलैंड है टोगो, वहाँ पर भूकंप की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी और इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्योंकि ये न्यूज़ में है तो ये सदस्य जिस फोरम का पार्ट बनते हैं वो फोरम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और वो फोरम था आपका पैसिफिक, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। नेक्स्ट
देखते हैं एक गहन मिशन इंद्रधनुष, इसका जो है 4th वर्जन शुरू किया गया है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। इसका पहले वर्जन फर्स्ट आया था, फिर सेकंड और थर्ड, अब जो है 4th शुरू किया गया है। 4th क्यों लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, कोविड-19 महामारी की वजह से ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जहां तक टीकाकरण जो है पहुंच नहीं पाया, या फिर बहुत सारे ऐसे दुर्गम क्षेत्र थे जहां तक टीकाकरण की सुविधा अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो उन सारे क्षेत्रों को टीकाकरण के अंदर लाने के लिए ये जो है इंटेंसिफाइड यानी कि और ज़्यादा गहन रूप से इस मिशन की शुरुआत की गई है, जिसको नाम दिया गया 4th वर्जन का। समझते हैं ये शुरू किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 33 राज्य और यूटीज में के 416 जिलों में ये संचालित किया जाएगा। जो हमारा नवीनतम स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण की कवरेज, ठीक है, उनके आंकड़ों को देखकर जो टीकाकरण से बच सकती है वैसी बीमारियों के लिए टीका करने की सुविधा इसमें दी जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो गई। बात ये थी कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको अगर पहले ही उनका टीका लगा दिया जाए तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उन्हीं बीमारियों को टारगेट करने के लिए ये मिशन लाया गया है, सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए, पहले चरण जो है फरवरी से अप्रैल 2022 तक हुआ था, 11 राज्यों के अंदर इनके नाम दिए गए हैं। दूसरा और जो तीसरा चरण है अब अप्रैल से लेके मई 2022 में कवर किया जाएगा, इसमें ये वाले जो राज्य हैं इनको कवर किया जाएगा, ठीक है। अब हम मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं। ये तो 4th वर्जन मैंने बताया। मिशन इंद्रधनुष बेसिक क्या है? पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से 2014 में इसकी शुरुआत जो है की गई थी, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, ठीक है, इनको टारगेट किया जाता है, जिसमें कौन कौन सी, इन 12 के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये 4 डिजीज़ हैं, इनमें से कौन सी जो है मिशन इंद्रधनुष में शामिल है और कौन सी नहीं है, ठीक है। कौन कौन सी है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी जिसको वूपिंग कफ भी बोलते हैं, टिटनस, पोलियो, क्षय रोग यानी कि टीबी, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हेमोफिलस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जापानी इंसेफेलाइटिस, रोटावायरस वैक्सीन, उसके बाद जो है आपका खसरा, रुबेला, ठीक है। ये 12 जो है डिजीज हैं जिनको इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है और जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, इसके खिलाफ जो टीकाकरण का कार्यक्रम है वो चुनिंदा जिलों में ही चलाया जा रहा है, यानी कि पूरे भारत में इन 2 टीकाकरण को नहीं दिया जा रहा। कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर इसका प्रकोप ज़्यादा है, वहाँ पर ये दिया जा रहा है, ठीक है। तो एक एक्सेप्शनल सी स्टेटमेंट हो गई, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब थर्ड वाला जो हुआ था वो क्या हुआ था? 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, और क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे कुछ स्थानों में टीकाकरण नहीं हो पाया था, तो वहाँ तक पहुँचना ही इसका उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका समुद्री हीट वेव, यानी कि जब समुद्री क्षेत्र में एक लंबे टाइम तक, यानी कि जितना प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है उससे ज़्यादा लंबे समय तक जो गर्म एक क्षेत्र है वो बना रह जाता है, तो उसको हीट वेव की संज्ञा दी जाती है। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना कि हीट स्पाइक्स आए, फिर एक हीट वेव की स्टार्ट डेट हुई, एक पीक पे पहुंच गया और फिर यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। तो ये टाइम है और यहाँ पे टेम्परेचर बताया हुआ है। ये क्या है? मराइन हीट वेव, समुद्री हीट वेव को मराइन हीट वेव भी बोलते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर टेक्निकल की बात करें तो समुद्री सतह के अत्यधिक गर्म उच्च तापमान के स्पष्ट क्षेत्र के रूप में परिभाषित, यानी कि एक बिल्कुल क्लियर एरिया होना चाहिए जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है, जो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, ठीक है, उस क्षेत्र को जो है परिभाषित किया जाता है। जब समुद्र का तापमान सामान्य से उच्च पर अधिक समय तक बना रहता है तो हीट वेव की एक कंडीशन बनती है। नेक्स्ट समझते हैं।
देखिए मराइन हीट वेव्स का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इससे क्या है जो आपका इकोसिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा डाइवर्स प्रभाव पड़ता है। हालांकि कुछ प्रजातियों की बढ़ोतरी का भी एक कारण बनता है, लेकिन अधिकतर की ये घटने का कारण बनता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस इससे होता है, एक सेल प्रस्फुटन का इससे सीधा संबंध होता है। कभी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। समझते हैं क्या क्या इफेक्ट होते हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर हो जाता है, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर होने की वजह से ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, हरिकेन जैसी कंडीशंस बनने लगती है। फिर इंक्रीज्ड ओशन स्ट्रेसर्स होते हैं, यानी कि एसिडिफिकेशन होने लगता है समुद्र का, ठीक है। डीऑक्सीजनेशन होने लगता है, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसकी लेवल जो है पानी के अंदर कम होने लगती है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने लगता है, हैबिटेंट का लॉस होने लगता है, ठीक है। तो टोटल मिला के इकोनॉमिक लॉस होता है, जैसे टूरिज्म वगैरह का भी लॉस होने लगता है, ठीक है। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी कि कैसे ये होता है, ये हम कभी ज्योग्राफी का टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आइए कि देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना प्रभावित होती है, ये हमने समझा। देखिए कैसे होती है, एक उदाहरण देखते हैं। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाए जाने वाली एक प्रजाति थी जिसका नाम है कांटेदारी समुद्री अर्चिन। ये दक्षिण की ओर तस्मानिया सागर की ओर फैल रही है। क्यों? क्योंकि समुद्री हीट वेव की वजह से इसका जो खाना था केल्प, वो जो है नष्ट होता जा रहा है। तो बेसिकली देखिए माइग्रेशन का कारण ये बन रहा है। इसके अलावा मछली पालन और जो एक्वाटिक फार्मिंग होती है, जलीय कृषि होती है, इस पर भी इसका जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है सोवा रिगपा। जैसे आयुर्वेद एक ऑल्टरनेटिव मेथड है उपचार करने का, तो आयुर्वेद से मिलते जुलते सिद्धांतों जैसा ही एक और उपचार का सिस्टम है जिसे सोवा रिगपा कहते हैं। ये भारत के हिमालय क्षेत्र में प्रचलित है और एक पारंपरिक इनके ट्रेडिशनल चिकित्सा प्रणाली है, ठीक है। तिब्बत वगैरह में काफ़ी ये फेमस है और इसका जो सिद्धांत होते हैं वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद के समान है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है mRNA वैक्सीन। इसको थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि वैक्सीन वैसे भी काफ़ी एक हॉट टॉपिक है और mRNA वैक्सीन हाल ही में जो है इसके तीसरे चरण के लिए मंजूरी मिल गई है, ये न्यूज़ में है। और भारत के पुणे में स्थित जो आपकी जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स है उसके द्वारा ये विकसित की जा रही है और भारत की पहली mRNA स्वदेशी वैक्सीन ये होगी, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है। ट्रेडिशनल वैक्सीन काम कैसे करती हैं? ट्रेडिशनल वैक्सीन देखिए ऐसे काम करती हैं, जो भी वायरस या बैक्टीरिया होता है जो बीमारी को कॉज करता है उसका इनएक्टिवेट या फिर बेहद ही लेस क्वांटिटी में जो है हिस्सा बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। उसको डालने की वजह से बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो ट्रिगर हो जाता है और फिर वो ऐसे एंटीबायोटिक बॉडीज़ का जो है निर्माण करता है जो उसके खिलाफ काम करे। तो बेसिकली बॉडी में क्या है, एक तरीके से इम्यूनिटी आ जाती है उस बीमारी के प्रति। जैसे पोलियो वैक्सीन में होता था, उसमें इनएक्टिवेटेड वायरस को बॉडी के अंदर डाला जाता था, ठीक है। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम था वो ट्रिगर होता था और हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी। लेकिन कई बार इसका एक प्रतिकूल प्रभाव भी देखने को मिलता था कि वो जो वायरस है उसको इनएक्टिवेट तो आपने कर दिया, लेकिन कई बार वो बॉडी में जाके अपने आप को डेवलप कर लेता था और बीमारी हो जाती थी, ठीक है। तो फिर एक नई प्रकार की टेक्नोलॉजी आई जिसमें mRNA यानी कि M का मतलब होता है मैसेंजर RNA वैक्सीन। देखिए बॉडी कैसे काम करती है। हमारी बॉडी किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए, कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन्स का निर्माण करती है। जैसा उसको काम करना है वैसा प्रोटीन वो बनाती है। प्रोटीन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डीएनए को दिए जाते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? तो वो मैसेंजर आरएनए देता है। मैसेंजर आरएनए जब डीएनए को इंस्ट्रक्शन देता है तो जो हमारा डीएनए है वो वैसे ही काम करता है और फिर वो जो है प्रोटीन वगैरह का निर्माण आरएनए की मदद से करता है, ठीक है। इस बेस को पकड़ के इस वैक्सीन का निर्माण किया गया। कैसे? मान लीजिए ये कोई वायरस है, ठीक है। इस वायरस के अंदर कौन सा प्रोटीन है ये देख लिया जाता है जो बीमारी को कोज करता है। अब इस प्रोटीन का निर्माण जो है सिंथेटिक रूप से लैब के अंदर जो है किया जाता है। ये हो गया। अब इस प्रोटीन को बनाने वाले कैसे सिग्नल थे, कौन सा वो मैसेंजर आरएनए था, ये जो है वैज्ञानिक देख लेते हैं। अब बॉडी को
ट्रिक किया जाता है, यानी कि बॉडी में इसी तरह के आरएनए सिग्नल जो है भेजे जाते हैं। तो बॉडी के अंदर जब ऐसे सिग्नल जाते हैं तो डीएनए क्या करता है, वायरस के जैसा प्रोटीन बना देता है। ठीक है, बॉडी ने ही वो बीमारी फैलाने वाला वायरस बना दिया, लेकिन क्योंकि वो बायोमोलिक्यूल्स जो हैं सिंगल सिंगल होते हैं, वो आपस में मिल के पूरा वायरस नहीं बना देते, इसलिए बॉडी में बीमारी तो होती नहीं। लेकिन क्योंकि वायरस के जैसा एक अलग प्रकार का प्रोटीन बॉडी के अंदर बन गया है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और फिर जो है वो हमारी इस जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसको डेवलप करने का काम कर देता है। तो बेसिकली हमने बाहर से बॉडी के अंदर कुछ नहीं डाला, हमने बॉडी को बस ट्रिक किया कि वो वायरस के जैसा ही जो है कुछ प्रोटीन बना दे और फिर जो बॉडी है उसके खिलाफ एक इम्यूनिटी डेवलप कर दे। तो इस बेसिस पे ये जो है काम करता है। मैंने आपको बता दिया कि भारत की पहली स्वदेशी एमआरएनए जो है वैक्सीन बन रही है, इस पे काम करता है। देखिए यहाँ यही बताया हुआ है, इस पिक्चर की सहायता से समझते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, डीएनए है, डीएनए को जो है ट्रिक किया गया, उसने मैसेंजर आरएनए की मदद से जो है मैसेज भेजा और उस तरह के प्रोटीन का फिर निर्माण कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ें। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर पूरा वही क्या, डियागो गार्सिया, ये एक आइलैंड है जो न्यूज़ में है। पहले इसकी जो है लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान, ये सेशल आइलैंड और ये डियागो गार्सिया है। ठीक है क्या, देखिए ब्रिटेन के द्वारा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसको 2036 तक लीज पर इस आइलैंड को दे दिया गया है। देखिए सबसे पहले इस आइलैंड पर जो पुर्तगाली थे उनके द्वारा कब्जा किया गया था, उसके बाद नेपोलियन के वॉर के टाइम पे और फिर बाद में जो है जब युद्ध वगैरह हुआ तो ये ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। ठीक है, और तब से ये वाला जो एरिया है ये ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर देखिए चागोस द्वीप समूह है, जिसको चागोस आर्किपेलगो भी कहते हैं, करीब 60 आइलैंड का एक समूह है। ये देखिए यहाँ दिखाया हुआ है, उन सारे आइलैंड के नाम एक बार आप देख लीजिएगा। ये डियागो गार्सिया है, ठीक है, और इस ये जो चागोस द्वीप समूह के 60 छोटे द्वीप हैं उनमें ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसमें 1965 में जो चागोस द्वीप समूह था उसको मॉरिशस से अलग कर दिया गया था और फिर डियागो गार्सिया पर ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक सैन्य अड्डा भी बनाया था। तो बस इतनी ही चीज़ें जो हैं आपको इसके बारे में जानने योग्य हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आसियान समूह, ये न्यूज़ में है। ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते में कुछ चीज़ों पर बातचीत जो है इस समूह और भारत के बीच में चल रही है। इसके अंदर देखिए 10 कंट्री आती है, उन 10 का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मुक्त समझौता क्या होता है पहले ये समझते हैं। जब दो कंट्रीज व्यापार की बाधाओं को कम करने पर बातचीत करें और फ्री ट्रेड के लिए बात करें तो उसको मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं को बिना किसी बाधा के या बहुत कम बाधा के, बिना किसी सरकारी शुल्क के, कोटा के, सब्सिडी के खरीदा और बेचा जाए तो उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आसियान के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 1967 में इसका गठन किया गया था। जो इसके संस्थापक सदस्य थे वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अब ये टोटल 10 हो गए हैं। ठीक है, इसका सचिवालय कहाँ पे है तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये क्षेत्रीय संगठन यानी कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आसियान भारत के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए पहली बात तो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है, उसके लिए ज़रूरी है। दूसरी बात, इंडिया की तरफ से सागर इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया गया था। उस सागर इनिशिएटिव के फुल फॉर्म में बता देती हूँ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, इस सागर विजन की सफलता के लिए भी आसियान का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार जो है भारत के साथ होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, खैबर बस्टर, ये एक मिसाइल का नाम है। ये मिसाइल जो है ईरान के द्वारा बनाई गई है। इसकी मारक क्षमता है 900 मील,
ठोस ईंधन से संचालित होती है। ईरान के पास एक काफ़ी बड़ा शस्त्रागार है। क्वेश्चन बस इतना आ सकता है कि खैबर बस्टर क्या है, या तो एक मिसाइल है या फिर एक किससे बिलोंग करती है, तो ईरान से बिलोंग करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी पूरी संस्कृति IAS टीम की तरफ से आप सभी का बेहद धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।